जी हाँ, नेटो रूस को लेकर बहुत ज्यादा आक्रामक है और रूस की तरफ से ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला लगातार यूक्रेन पर जारी है। यूक्रेन दहल रहा है एक के बाद एक रूसी हमलों से, लेकिन साथ ही साथ बैटल ग्राउंड में रूस का जवाब देता भी नजर आ रहा है। और ऐसे में यूक्रेन को मिल रहे हैं F-16। क्या इसका सीधा मतलब, इसके सीधे मायने आने वाले वक्त में विश्व युद्ध तय है, इसके जरिए निकाला जा सकता है? आज इसी अहम सवाल पर करेंगे हम अपने खास मेहमानों से चर्चा। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं सुरभि शर्मा। अब रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक ऐसा ऐलान हुआ है जिससे डर हकीकत में बदलता दिख रहा है। डर विश्व युद्ध 3 का, क्योंकि जिसका डर था वही हुआ। नेटो देशों ने यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट देने का ऐलान कर दिया है। ये घातक फैसला साबित हो सकता है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि रूस से सीधी जंग का ऐलान नेटो ने कर दिया है। अब पुतिन की खींची सीमा रेखा नेटो ने पार कर दी है और यूक्रेन को F-16 देना मतलब विश्व युद्ध तय। बड़ी खबरें उस लिहाज से जिस तरीके से सामने आ रही है उसी पर करेंगे एक्सपर्ट्स के साथ भी चर्चा। समीर जी हाँ, और अहम खबर है यूक्रेन के लिए F-16 की खेप तैयार है। 30 दिन में यूक्रेन को मिलने जा रहे हैं F-16 फाइटर जेट। ये यूक्रेन के लिए सपनों के सच होने जैसा है। नेटो की बैठक में F-16 देने का फैसला कर लिया गया है। रूस के साथ युद्ध में सीधा कूद गया है नेटो। इसका सीधा मतलब तो यही निकाला जा रहा है। खबर यह है कि अमेरिका, डेनमार्क, नीदरलैंड से यूक्रेन को विध्वंसक F-16 फाइटर जेट मिलेंगे। इसके मायने अब इंफॉर्मेशन वॉल पर आपको समझाते हैं, क्योंकि यूक्रेन का एयर डिफेंस शक्तिशाली हो जाएगा और ऐसे वक्त में ये जो मदद पहुंचाई जा रही है वो बहुत मायने रखती है समीर, क्योंकि यूक्रेन के एयर डिफेंस के शक्तिशाली होने का मतलब काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन को और ज्यादा मिलेगी रफ्तार। जी हाँ, और इसकी डिमांड ज़ेलेंस्की की तरफ से लगातार की जा रही थी। रूसी ग्लाइड बॉम्ब का करारा जवाब दे पाएगा अब यूक्रेन। रूसी ड्रोन मिसाइल अटैक नाकाम करने में भी इससे बहुत मदद मिलने वाली है यूक्रेन को। और ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूस के भीतर हमले भी अंजाम दिए जा सकेंगे। और नेटो ने इसके लिए एक तरह से दे दी है हरी झंडी। स्मॉल डायमीटर बॉम्ब के इस्तेमाल से बड़े पैमाने पर विध्वंस की आशंका भी प्रबल होती हुई नजर आ रही है सीधे तौर पर। हालांकि F-16 फाइटर जेट्स में वो शक्ति है जिससे युद्ध का पूरा सीन ही बदल सकता है। न सिर्फ युद्ध की दिशा बदल सकती है, बल्कि संकेत तो ऐसे हैं कि नेटो के इस फैसले ने तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा कर दिया है। इसकी 3 अहम संकेत अब आपको समझने चाहिए। पहला, यूक्रेन को F-16 देने का यह फैसला, नेटो का रूस के खिलाफ आक्रामक रुख और रूस के साथ चीन पर भी नेटो की चोट। सवाल तो यही है कि अब पुतिन क्या करेंगे जब यूक्रेन के महाविध्वंसक हमले बढ़ेंगे, F-16 तबाही मचाएंगे, तो क्या पुतिन इसके जवाब में एटमी हमला करेंगे? जी हाँ, यही वो तमाम बड़े सवाल हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया को कर रहे हैं परेशान। और नेटो के इस रुख का आखिर मतलब क्या है? हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल एस बी अस्थाना साहब बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल संजय स्वाय साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और कर्नल एस डिन्नी भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको लिए चलूंगा हमारे संवाददाता मनीष झा के पास। मनीष, नेटो के इस कदम का मतलब क्या है? जाहिर है युद्ध की आग अब और ज्यादा भड़केगी। उम्मीद तो नहीं कहा जा सकता, आशंका कही जा सकती है अब यह है कि रूस और बड़े हमलों को अंजाम देगा और परमाणु युद्ध के बारे में भी सोच सकता है। नेटो आखिर चाहता क्या है, उसका इरादा क्या है? बिल्कुल समीर, देखिए जिस बात का हम सबको डर था अब वो कुछ होने जा रहा है। हालांकि हॉलीवुड की एक बहुत प्रसिद्ध फिल्म थी टॉप गन मैवरिक, जिसके हीरो टॉम क्रूज कह रहे थे कि प्लेन नहीं पायलट इंपॉर्टेंट होता है, और वो F-16 को लेकर ये बात कह रहे थे। अब वही F-16 यूक्रेन के पास होगा। उसी F-16 के जरिए यूक्रेन सुखोई 30, सुखोई 35, सुखोई 57 का मुकाबला करेंगे। वैसे F-16 की क्षमता के बारे में किसी को कोई शक नहीं है। यह अलग बात है कि भारतीय पायलट अभिनंदन ने F-16 को MiG-21 से मार गिराया था, लेकिन इसके बावजूद ये माना जाता है कि दुनिया में लड़ने के लिए सबसे भयानक फाइटर जेट F-16 है। और वैसी स्थिति में तकरीबन 70 F-16 यूक्रेन को मिलने वाले हैं, जिसकी पहली खेप 1 महीने के अंदर 30 दिन के अंदर आ जाएगा। पुतिन ने चेतावनी दे रखी है चूंकि F-16 न्यूक्लियर वेपन को ले जाने की क्षमता रखता है, इसीलिए रूस ने कहा है
कि हम मानेंगे कि F-16 आ रहा है यानी न्यूक्लियर अटैक हो सकता है, तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। जवाबी कार्रवाई किस तरीके से हो सकती है, इसको लेकर करूंगी सवाल। उससे पहले एसबी अस्थाना सर, नेटो की आक्रामकता, ये बड़ा फैसला आने वाले दिनों में किस तरीके से यूक्रेन के लिए तो मददगार साबित होगा, लेकिन क्या अब रूस वर्सेस नेटो तय है? इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो फैसले अभी हुए हैं इससे लड़ाई और तेज होगी और रूस अपने जो हथियार अभी तक उसने इस्तेमाल नहीं किए हैं उनको भी इस्तेमाल करना चाहेगा। और जो इस्तेमाल करने वाले हथियार हैं जो उसने इस्तेमाल अभी तक पूरी तरीके से नहीं किए, पूरे जोर से नहीं किए हैं, वो है हाइपरसोनिक हथियार। और अभी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि अभी रूस रुकेगा, क्योंकि अभी भी F-16 को रूस यूक्रेन तक पहुँचने में कम से कम 1.5-2 महीने लगेंगे, ऑपरेशनल होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। यूक्रेन के फाइटर्स जो पायलट्स हैं वो अभी भी इतने सक्षम नहीं हैं, इसलिए ये अभी देखना पड़ेगा कि अगर जब वो प्लेन उड़ाते हैं तो उसकी क्षमता क्या होती है, या अगर नाटो के पायलट्स उड़ाना शुरू करते हैं तो एस्केलेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। और उस हालत में जो जिस चीज़ की आशंका की जा रही है कि शायद रूस कोई और ऐसा हथियार इस्तेमाल कर दे जैसे कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, जो पूरे विश्व के लिए खतरा बन सकता है। लेकिन उससे पहले हम आगे बढ़े, संजय सॉय साहब के पास जाएं और रूस के पास अब ऑप्शन क्या बचते हैं ये समझने की कोशिश करें। हम आपको दिखाने जा रहे हैं F-16 का एक्शन, क्योंकि ये खबर अपने आप में बहुत बड़ी है। यूक्रेन के लिए इस खबर के बहुत बड़े मायने हैं। ज़ेलेंस्की जिस बात की डिमांड इतने दिनों से कर रहे थे वो डिमांड अब पूरी हो गई है। नेटो ने हरी झंडी दे दी है। F-16 की पहली खेप 30 दिन के अंदर अंदर यूक्रेन को हासिल होने जा रही है और उसी F-16 का एक्शन इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। तो देखा आपने यूक्रेन को F-16 देने के फैसले के बाद रूस का जो बयान आया है वो भी आपको बता दें। रूस के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया है F-16 देने के फैसले से नेटो की मंशा सामने आ गई। मारिया ज़खारोवा का यह बयान साबित हो गया, अमेरिका जंग को लीड कर रहा है, यह कहा है रूस ने। अब इससे रूस की तिलमिलाहट कहें या रूस की आक्रामकता, फैसला हो चुका है, क्योंकि यूक्रेन को F-16 मिलना कोई सामान्य घटना भी नहीं है। ये यूक्रेन के लिए ब्रह्मास्त्र कैसे साबित हो सकता है, इसको लेकर करेंगे सवाल, क्योंकि इसका ताकतवर रडार सिस्टम दूर से ही रूसी फाइटर जेट्स को ट्रैक कर लेगा। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम को यह भेद डालेगा, जिससे फ्रंट लाइन रूसी एयर डिफेंस बेअसर हो जाएगी। इसकी एयर टू एयर मिसाइल रूसी R-77 से ज्यादा घातक है। AN/ALQ-131 रूसी रडार सिस्टम को चकमा देने में भी ये सक्षम है। क्रूज मिसाइल को शिकस्त ये दे सकता है। मजबूत एयर डिफेंस में माहिर F-16 पर कई तरह के वेपन भी लोड करना संभव है। कैसे ये इस फ्रंट पर गेम चेंजर साबित हो सकता है? सोए सर, सवाल इसलिए भी इस वक्त इंपॉर्टेंट है क्योंकि रूस तो पिछले कई दिनों से अपना दायरा जिस तरीके से बढ़ा चुका था, हमने तो ग्राफिकली मैप के जरिए भी ये देखा कि रूस किस तरीके से ज्यादातर इलाके पर कब्जा करते हुए गवर्न तक करने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन अब F-16 का मिलना रूस के लिए कितना घातक साबित हो सकता है? नहीं, बिल्कुल सुरभि जी, जैसा ये है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार रशिया को सक्सेस मिल रही थी, इंच बाय इंच धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। लास्ट ईयर का यूक्रेन का विंटर ऑफेंसिव कोई ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा था। जो उन्होंने काउंटर ऑफेंसिव प्लान किया था वो फेल हो गया था। तो अभी इस चीज को F-16 को अगर हम थोड़ा सा बड़े दायरे में भी देखें तो जो अभी नेटो के द्वारा जो घोषणा की गई है 75th एनिवर्सरी में कि वो पूरे ही नेटो देश यूक्रेन की सहायता करेंगे और नेटो सिक्योरिटी असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग फॉर यूक्रेन यानी कि हर तरह से देंगे। 40 बिलियन यूरोस को देने का भी वादा किया उन्होंने अगले एक साल में। तो इन सबको अगर मिलाया जाए और साथ में F-16 जब वो दे रहे हैं
तो यूक्रेन की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जबकि खुल के अब ये देश सामने आ गए, उन्होंने एक चीज जाहिर कर दी है कि हम उनके साथ लड़ नहीं रहे, लेकिन उसको यूक्रेन को लड़ने के काबिल बना रहे हैं, उसको पूरी ताकत दे रहे हैं। तो F-16 के आने से देखिए एक बात है, रशिया के सामने एक बड़ा डिलेमा आ जाता है कि रशिया अभी तक कब्जा कर चुका है और नेटो देशों ने ये बात क्लियर कर दी है कि जब तक रशिया पूरे इलाके खाली नहीं करता है, जिसमें कि क्रीमिया भी शामिल है, बल्कि वो तो जॉर्जिया और मालदोवा तक भी चले गए कि वहां से भी रशिया को उठना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे लगता नहीं कि शांति हो गई, और जो जिस प्रकार से सहायता मिल रही है F-16 मिलने से युद्ध और भड़केगा। और रशिया अगर रिएक्टिव हो जाता है, रशिया के मेनलैंड पर खतरा हो जाता है या उसकी साख पर बहुत ज्यादा चोट पहुंचती है, उस लेवल तक रशिया इस चीज को ले जाएगा, ये बात देखनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है, और साख पर चोट तो कर दी है नेटो ने, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। ये बहुत बड़ा फैसला है, रूस को परेशान कर देने वाला। ये फैसला आने वाले वक्त में क्या असर डालेगा? कर्नल एस डिन्नी हमारे साथ मौजूद हैं। डिन्नी साहब, अब ये बताइए कि रूस के पास ऑप्शन क्या बचते हैं, रूस के पास विकल्प क्या है? क्योंकि जो नेटो को करना था वो तो कर दिया गया, नेटो ने अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए। देखिए समीर, मुझे लगता है कि अभी रशिया के पास ऐसा कोई एज ऑफ नाउ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि मैं बाकी सब जो बोल रहे थे उससे थोड़ा सा मैं डिफरेंट बोलना चाहूंगा इस चीज में। क्योंकि पहले जो आपके रिपोर्टर जो बोल रहे थे, एयरक्राफ्ट एक चीज होती है लेकिन जो क्रू होता है वो दूसरी चीज होती है। जैसे हमारे पास भी जब हमने और इंडिया पाकिस्तान वॉर में हुआ था, जो पैटेड टैंक्स आए थे, फिर भी हमने पैटेड टैंक्स को हरा सके क्योंकि हमारे जो क्रू ट्रेनिंग और बाकी सब चीजें अव्वल दर्जे का था। तो मैं अभी भी थोड़ा सा सर्कमस्पेक्ट हूं कि किस तरह से यूक्रेन के जो पायलट्स हैं वो इतने जल्दी क्या F-16 के अंदर माहिर हासिल करके वो फाइटिंग कैपेबिलिटी में आ पाएंगे, एक क्वेश्चन मार्क है। दूसरी चीज है कितने F-16 दे रहे हैं डेनमार्क और फिनलैंड के थ्रू, वो दूसरा सवाल है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि यस, F-16 एक बहुत ही घातक वेपन सिस्टम है, कोई शक नहीं है, एक गेम चेंजर माना जा सकता है। लेकिन जब तक वो कॉम्बैट में एक्चुअली में परफॉर्म नहीं करते यूक्रेन वॉर में, तब तक हम उसको एग्जैक्टली विनीत सर, जो बात आप कह रहे हैं उस लिहाज से आगे एक रिपोर्ट भी रखेंगे, क्योंकि पश्चिम से मिले हथियार किस तरीके से फेल साबित हुए हैं उसको लेकर भी बड़े दावे किए जा रहे हैं। वो रिपोर्ट दिखाने से पहले ही यूक्रेन को F-16 पर एक और बड़ी खबर, क्योंकि यूक्रेन को 6 F-16 फाइटर प्लेन नॉर्वे देगा और कुछ ही दिनों में यूक्रेन को नॉर्वे से F-16 मिलेंगे। अब नेटो की बैठक, यूक्रेन को फाइटर देने पर जो फैसला हुआ है उस लिहाज से हम चर्चा कर रहे हैं। और मनीष, आगे इस लिहाज से सवाल, क्योंकि खेरसों, ज़ेपोरिज़िया, डोनेट्स्क और लुहांस्क जहां पर रूस कब्जे के तहत बड़े दावे करता है, अगर ये गेम चेंजर F-16 आज के वक्त में यूक्रेन को हासिल होते हैं तो वो इसका इस्तेमाल किस फ्रंट पर, किस बैटलफील्ड पर करता हुआ डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। लेकिन उससे पहले इंफॉर्मेशन समीर। जी हां, जिस F-16 फाइटर जेट की बात हो रही है उसकी खूबी भी आपको बता देते हैं, इसकी रफ्तार और इसकी तमाम खूबियों के बारे में जल्दी से एक ब्यौरा दे देते हैं और उसके बाद फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इसकी रफ्तार है 2414 किलोमीटर प्रति घंटे की, रेंज इसकी देखिए 4220 किलोमीटर की, लंबाई 49.5 फीट की है, वजन 8936 किलो का। एक डिस्क्रिप्शन हमने आपके सामने रखा है F-16 का। हालांकि इसमें कई घातक वेपन जैसे M61A1 मल्टी बैरल कैनन, एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल, एडवांस रडार सिस्टम, इस तरह से ये कई एडवांस हथियारों से लैस है और हवा से हवा में मार करने में भी सक्षम है। और खराब मौसम में भी ये जिस तरीके से उड़ान भर सकता है, उसी को लेकर ये समझना जरूरी है कि अगर यूक्रेन इसे हासिल करता है तो वो इसका इस्तेमाल कब और किस तरीके से आज के हालात में समीर कर पाएगा। बिल्कुल है, तो ये बहुत घातक, रूस के लिए निश्चित तौर पर बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। अस्थाना साहब, रूस क्या अब इससे निपटने की कोशिश में लगा होगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल, इसलिए क्योंकि यूक्रेन को जब ये फाइटर जेट मिलेंगे तो उसके बाद ये यूक्रेन पर ही तो निर्भर करेगा कि वो इसका इस्तेमाल कब और कैसे करता है रूस के खिलाफ। तो रूस को तो तैयार रहना पड़ेगा अब बड़े हमलों के लिए भी। जाहिर है कि जब तक ये F-16 यूक्रेन को मिलेंगे और कारगर होंगे जी, उस बीच रूस काफी कुछ कर जाएगा। अभी जहां तक मेरा अंदाजा है कि रूस अभी और अटैक करेगा और अपने अटैक तेज कर देगा, उससे पहले कि उनके F-16 इफेक्टिव हों। इफेक्टिव होने में जो पॉइंट अभी बता रहे थे कर्नल साहब, वो बिल्कुल लागू है, क्योंकि जितनी भी मदद की जाए, अगर जो नाटो कंट्री जितनी भी मदद करे यूक्रेन की, लेकिन लड़ने वाला आदमी जो है वो यूक्रेनी चाहिए, और वो आदमियों की कमी यूक्रेन के सामने बहुत भयानक है।
और अगर आज की डेट में आप देखें जो पॉपुलेशन रेशियो रशिया और यूक्रेन का है, उस लिहाज से इस फैक्टर पर, जो ट्रेंड फाइटर के फैक्टर पर रूस का एडवांटेज रहेगा और वो एडवांटेज कहीं जाने वाला नहीं है। इन हथियारों से इस लड़ाई को लंबा किया जा सकता है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि यूक्रेन जीतेगा। अब सवाल आता है कि उसको इन हवाई जहाजों को उड़ाएगा कौन, क्योंकि अगर अनट्रेन्ड लोग उड़ाते हैं तो ये हवाई जहाज चाहे कितने भी कैपेबल हो, लेकिन ये उतना इफेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अब उनकी ट्रेनिंग कितनी हुई है, कहां तक हुई है, मुझे नहीं लगता कि अभी यूक्रेनियन के पायलट जो हैं वो इसकी जो ताकत है F-16 की, उसको पूरी तरीके से इस्तेमाल करने के काबिल हैं। और अगर नाटो ने अपने पायलट उसमें घुसा दिए, तब जो है ये डायमेंशन बिगड़ जाएगी और तब लड़ाई और भीषण हो जाएगी। साहब, आप जो बात कर रहे हैं, ट्रेनिंग हुई है या नहीं यूक्रेनी पायलटों की F-16 की, इसे लेकर मनीष कुछ अपडेट देना चाहते हैं। मनीष, खबरें तो इससे पहले कई बार ऐसी सामने आई हैं कि यूक्रेनी पायलट्स को ट्रेन किया जा रहा है और अब F-16 मिलने जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यूक्रेन के पायलट को तकरीबन 1 साल से ट्रेनिंग मिल रही है, ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है और कई बार F-16 को फ्लाई करते हुए यूरोपियन टेरिटरी में उनको दिखाया भी गया। नाटो की तरफ से इसकी घोषणा की गई है। सवाल है कब तक मिलेगा, तो 30 दिन के अंदर इसलिए मिल जाएगा क्योंकि अमेरिका के विदेश मंत्री ने ही कुछ देर पहले यह घोषणा की है कि इस साल गर्मियों में यानी कि अगस्त में वो यूक्रेन के आसमान पर उड़ रहे होंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि डेनमार्क और नीदरलैंड से F-16 के ट्रांसफर की प्रक्रिया ऑन द वे है। तो यानी मैच कुछ दिनों की बात है और उसके बाद ये ऑपरेशनल हो जाएगा। तो अब ज्यादा वक्त नहीं है, ज्यादा वक्त ना रूस के पास है, ज्यादा वक्त ना पूरी दुनिया के पास है इस महायुद्ध को शुरू होने से देखने के लिए। बट इस बात को क्या रूल आउट कर दिया जाए कि नेटो के पायलट भी इसे ऑपरेट कर सकते हैं, या नेटो के पायलट भी युद्ध क्षेत्र में इसको लेकर उड़ान भर सकते हैं? इसको लेकर सवाल करने से पहले अब खैरसों के सीक्रेट ठिकाने पर रूस के हमले को लेकर मनीष एक बड़ी खबर है और तस्वीरें सामने आई हैं कि कैसे एक घर पर रूस की फौज ने हमले को अंजाम दिया है और रूस के खिलाफ घर में साजिश का भी शक था। और बड़े पैमाने पर विध्वंस का सिलसिला जारी है। बाखमुत से विध्वंस की एक और तस्वीर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। रूस के खिलाफ यूक्रेन का जबरदस्त पलटवार, ये देखिए तस्वीरें। ड्रोन से किस तरह से टारगेटेड अटैक को अंजाम दिया गया है, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं और इससे यह भी पता चलता है कि युद्ध क्षेत्र में अभी भी किस तरह के हालात बने हुए हैं। तो अभी तक रूस किस तरीके से विकल्पों का इस्तेमाल कर सकता है इस फैसले के बाद, इस बारे में हमने चर्चा की है। लेकिन अब जानिए कि कैसे F-16 के जवाब में रूस का Su-30 SM-2, रूसी Su-30 SM-2 ने बॉम्ब टेस्ट किया है। अब कंक्रीट पियर्सिंग बॉम्ब टेस्ट का ये वीडियो भी आपके सामने, क्योंकि Su-30 SM-2 की डिटेक्शन रेंज दुगनी बताई जाती है। हालांकि इसको लेकर किस तरीके से युद्ध भूमि में इस वक्त इसकी पोस्टरिंग की जा रही है, तस्वीरें सामने आने का मतलब क्या है, इस पर सवाल करने से पहले इसकी ताकत जानिए समीर। जी, आप इसकी ताकत के बारे में कुछ डिटेल आपको दे देते हैं। HDR Su-30 SM-2 का जिक्र हो रहा है, आइए इसकी ताकत, इसकी स्ट्रेंथ के बारे में भी जान लेते हैं। F-16 के खिलाफ इसे बहुत कारगर माना जाता है। लॉन्ग रेंज वेपन से यह पूरी तरह से लैस है। एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम का इसे करारा जवाब माना जाता है। एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइल से ये लैस है पूरी तरह से। ये है Su-30 SM-2 की ताकत, जिसका जिक्र सुरभि ने किया। हालांकि इसमें इंपॉर्टेंट है कि वॉर जोन में किस तरीके से रूसी फौज की तैयारी को लेकर बड़े संकेत भी मिल रहे हैं। सवाल इस पर करने से पहले मनीष एक इंफॉर्मेशन आपसे चाहूंगी। इस वक्त के हालात में रूस कहां पर जिस तरीके से ऑपरेशंस को अंजाम देता आया है, जिस F-16 को लेकर यह खबर है, मैं बार बार लोकेशन की बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि युद्ध का दायरा बढ़ते हुए इंपॉर्टेंट यह हो चुका है कि किस तरीके से नेटो देशों के बाउंड्री एरियाज अभी तक रूस के टारगेट पर रहे हैं। F-16 का इस्तेमाल कब, कैसे, कहां पर? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, रूस की क्या आशंका है? रूस की आशंका है कि जब ये नाटो की तरफ से F-16 आएंगे
तो बेसिकली वो नाटो देशों के ही एयर स्ट्रिप से उड़ान भरेंगे, है। उन्हीं के एयरबेस से उड़ान भरेंगे। यूक्रेन से वो उड़ान ना भर सके, इसके लिए रूस ने यूक्रेन के चुन चुनकर जितने एयरबेस है उसको डिस्ट्रॉय भी किया है। और यह भी संभावना है कि नाटो के पायलट दरअसल F-16 को उड़ाएंगे, इसकी भी संभावना है। ऐसे में रूस का अल्टीमेटम यह है कि F-16 जहां से उड़ेगा, जिस एयरबेस से उड़ेगा, हम उसे डिस्ट्रॉय करेंगे। अब आप सोचिए, अगर एस्टोनिया से, डेनमार्क से, रोमानिया से F-16 फ्लाई करता है और वो फिर यूक्रेन का एयर स्पेस इस्तेमाल करते हुए रूस पर हमला करता है, तो रूस क्या करेगा? रूस नाटो के उन देशों पर हमला करेगा और फिर रूस और नाटो की सीधी जंग होगी। इसी बात की आशंका पूरी दुनिया को है। लेकिन दुख की बात यह है कि यह होने जा रहा है, अगले महीने ये आपको होता हुआ दिखने वाला है। संजय सोय साहब हमारे साथ मौजूद है। सोय साहब, क्या ये आशंका आने वाले वक्त में सच साबित होते हुए हम देख रहे हैं? अब बचा ही क्या है? मतलब नाटो ने ग्रीन सिग्नल दे दिया, F-16 यूक्रेन को मिलने वाले हैं। मुमकिन यह भी है कि नाटो के जो पायलट हैं वो F-16 को ऑपरेट करें। रूस क्यों ना ये माने कि पूरा नाटो अब एकजुट होकर रूस के खिलाफ जंग में मौजूद है, जंग लड़ रहा है। समीर, बिल्कुल ऐसा है कि पूरा नाटो रूस के खिलाफ पहले दिन से ही जंग लड़ रहा है। वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं लड़ रहा है, परोक्ष रूप से लड़ रहा है, पीछे से सपोर्ट दे रहा है। और अभी जो मीटिंग हुई है 75वीं एनिवर्सरी पर, उन्होंने फिर ये घोषणा की है, एक रिजॉल्व किया है कि हम सब मिलकर यूक्रेन का पूरा साथ देंगे, तन छोड़ के धन और हथियारों से। और वहां पर ये एक लाइन फिर ड्रॉ की गई है कि हमारा रशिया के साथ डायरेक्ट युद्ध नहीं है, लेकिन हम यूक्रेन को हथियारों से पूरी मदद देंगे। तो ये बात को देखते हुए मुझे अभी ये नहीं लगता है कि वो नेटो देशों के पायलट फ्लाई करेंगे। हो सकता है कि उनके जो एक्स सर्विसमैन है, एक्स पायलट है, या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे वो लोग फ्लाई करें, ताकि वो डिनाई भी कर दें कि हमारे सेना के नहीं है, हमारे एयरफोर्स के नहीं है, लेकिन वो फिर भी उनके देश के ट्रेन लोग होंगे। दूसरी बात, जैसा मनीष बता रहे थे, मैं भी मुझे जानकारी है कि पिछले 1 साल से यूक्रेन के पायलटों की ट्रेनिंग चल रही है। लेकिन जैसा कर्नल डेनियो जनस्थाना बता रहे थे कि इस चीज को टोटल इंटीग्रेट करने में भी समय लगता है, एयर डिफेंस सिस्टम के साथ, कमांड कंट्रोल सिस्टम के साथ, और लड़ाई में पूरी तरह से सक्षम बनाने के लिए समय लगता है। लेकिन एक थोड़ा गेम चेंजर जरूर होगा रशिया इसके लिए। रूस ने क्या उस दौरान ही टाइम बाय करते हुए, जिस दौरान ये ट्रेनिंग दी जा रही है, जिस दौरान जब तक नेटो ने फैसला लिया और अब फिलहाल डिलीवर होने में भी अगर इसको 1 महीना लगता है, क्या उसी दौरान रूस ने उस टाइम को यूटिलाइज करते हुए अपनी डिप्लॉयमेंट्स और अपने बड़े फैसले नहीं लिए? क्योंकि वॉर जोन में ही रूसी फौज के लगातार हमलों को लेकर भी खबर है। रूस ने यूक्रेन के ज्यादातर ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है और रूसी फौज के हमलों के बाद की तबाही की जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसमें यह साफ हो गया कि किस तरीके से कुछ क्रूशियल ठिकानों को, महत्वपूर्ण ठिकानों को टारगेट रूस की तरफ से किया गया है। इसमें ज्यादातर वो ठिकाने थे जहां पर पश्चिम से मिले हथियारों की खेप थी। इस बीच खबर ज़ेपोरिज़िया में भी रूसी हमले से मची तबाही को लेकर आई है, जहां आपको बता दें कि मिस्कोय में हमले से भीषण विध्वंस हुआ है और यूक्रेनी सेना के मोर्टार यूनिट पर अटैक की ये तस्वीर अब आपके सामने। और आइए अब आपको बताते हैं कि यूक्रेन रूस पर F-16 से हमला करेगा तो रूस अपने किस फाइटर जेट से काउंटर अटैक करेगा? रूस के पास अभी सबसे घातक Su-35S फाइटर जेट मौजूद है। F-16 और Su-35S की अगर तुलना की जाए तो आप देखिए F-16 की स्पीड पर नजर डालिए, 2414 किलोमीटर प्रति घंटा। Su-35S जो कि रूस के पास है, इसकी स्पीड है 2800 किलोमीटर प्रति घंटा। रेंज देखिए, F-16 की 4220 किलोमीटर और Su-35S की 3600 किलोमीटर। रडार F-16 35 लक्ष्यों को टारगेट कर सकता है और Su-35S 30 लक्ष्य को टारगेट कर सकता है। पेलोड देखिए, F-16 7 टन, Su-35S 8 टन। आसमान में एटमी टक्कर होती है तो इसका नतीजा क्या हो सकता है, ये इस कंपैरिजन को देखकर पता चलता है। डिनी साहब, क्या आने वाले वक्त में ये टक्कर मुमकिन नजर आ रही है? जो हालात बने हैं उसको देखते हुए आपका आकलन क्या है? एब्सोल्युटली, देखिए कोई भी जो पॉसिबिलिटी उसको कभी रूल आउट खासतौर पे
जिस तरह से इसको ये नहीं बोल सकते ये हो ही नहीं सकता, लेकिन कुछ एक चीजें हैं जो पॉसिबिलिटी कम लगती है। वो एक है कि नाटो के पायलट्स इसको उड़ाना, दैट मीन्स आप जैसे बोल रहे हो फिर तो विश्व युद्ध ही होगा। कारण जैसे मनीष बता रहे थे, जिस एयरबेस से वो उड़ेंगे तो वहां पर तो फिर रशिया के पास राइट है उसको बॉम्ब करने की। और अगर नाटो के पायलट्स उड़ते हुए यूक्रेन के अंदर से उड़ते हैं तब भी अगर मान लीजिए उनको कब्जा होता है या तो बहुत सारी चीजें उसके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं। तो मुझे भी नहीं लगता आज के तारीख में नाटो पायलट्स खुद उसको उड़ाएंगे, लेकिन जहां तक यूक्रेन पायलट्स उड़ेंगे तो मेरे ख्याल से रशिया उसके लिए ऑलरेडी तैयार होगा, क्योंकि उनको भी ये इंटेलिजेंस जरूर है कि F-16 दिया जा रहा है और किस टाइम फ्रेम पर दिया जा रहा है, किस बेसिस पे ऑपरेट करेंगे, किस जोन पे ऑपरेट करेंगे। तो मेरे ख्याल से रशिया ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। और जिस तरह से आपने अभी जो दिखाया Su-35 का, तो बहुत ही गंभीर मामला आने वाले दिनों में हो सकता है। जी, अब नेटो के एक फैसले के बारे में तो हमने चर्चा की, लेकिन नेटो का दूसरा बड़ा ऐलान, बड़ी खबर यह कि जहां स्टोल्टनबर्ग कह रहे हैं कि यूक्रेन नेटो सदस्य बनेगा। नेटो चीफ का यह बहुत बड़ा बयान है, यूक्रेन का नेटो सदस्य बनना तय माना जा रहा है। तो देखिए, अपने आप में ये नाटो के रुख को साफ जाहिर कर रहा है। ये बहुत बड़ा बयान है नाटो चीफ जेन्स स्टोल्टनबर्ग का। आइए उन्होंने क्या कहा है आपको बताते हैं। यूक्रेन को नाटो में हम शामिल करना चाहते हैं, ऐसा करने के लिए यूक्रेन के साथ काम कर रहे हैं। यूक्रेन को F-16 जेट्स और हथियार भेजना हमारी प्रतिज्ञा का हिस्सा है। यही प्रतिज्ञा नाटो सदस्यता के लिए पुल का काम कर रही है। यह कहा गया है ये सभी फैसले यूक्रेन को सदस्यता के और करीब लाएंगे। ये कह रहे हैं जेन्स स्टोल्टनबर्ग, जो कि नाटो के चीफ हैं। अब एक और बड़ी खबर समीर यहां पर आई है, और नेटो सम्मेलन से आई ये खबर बहुत बड़ी है, क्योंकि नेटो की चीन को ये चेतावनी है, रूस को हथियार और समर्थन देना बंद करे चीन। युद्ध में चीन को रूस का खास सहयोगी करार दिया गया और चीन पर बड़े एक्शन के लिए लामबंद हुए नेटो देशों को लेकर भी खबर बड़ी है। तो रूस चीन के खिलाफ आखिर नेटो का ये वॉर प्लान है क्या? इंफॉर्मेशन वॉल का भी हम आगे रुख करेंगे। तो क्या रूस के साथ अब चीन के खिलाफ भी नेटो वॉर प्लान कर रहा है? समीर। जी हां, और इस सवाल की वजह है वो धमकी जो नाटो के सम्मेलन से चीन को मिली है। धमकी ये कि रूस को हथियार देना चीन बंद करे। इसकी वजह यह है कि पिछले काफी समय से ऐसे कई बहुत सबूत सामने आए हैं जिससे साफ होता है कि अमेरिका और यूक्रेन के खिलाफ रूस को हथियार दे रहा है चीन। अब इस धमकी के मायने क्या है? रूस को हथियार देना बंद करे चीन, यह कहा गया है। वजह है रूस का चीन को मिल रहा साथ। रूस और चीन एक साथ हैं, चीन भी टारगेट पर है। मायने ये हैं जंग का दायरा इससे और बढ़ेगा और रूस और चीन को जो मिलकर चुनौती देते नजर आ रहे हैं उनको भी जवाब दिया। समीर, एक और पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि बेलारूस में अमेरिका के खिलाफ मिलिट्री ड्रिल्स जो हो रही हैं, जो नेटो देशों के बिल्कुल नजदीक है, मायने तो यही है कि अब चीन भी नेटो का टारगेट है। और इसी को लेकर सवाल, क्योंकि जंग का दायरा जिस लिहाज से अब बढ़ता जा रहा है, ये सवाल मनीष मैंने इसीलिए F-16 का इस्तेमाल होगा कहां, ये सवाल बार बार दोहराया, क्योंकि चीन की मौजूदगी ड्रिल के नाम पर बेलारूस में और उससे बिल्कुल नजदीक पोलैंड की तैयारी को लेकर भी कुछ दिनों से आप इनपुट दे रहे हैं। अब नेटो की ये सीधी चेतावनी चीन को, मतलब क्या? घोषणा पत्र निकाला है, उसके पॉइंट नंबर 26 और पॉइंट नंबर 27 में चीन के रोल को लेकर खास तौर पर नाटो ने कहा है, और नाटो ने चीन को बड़ी चेतावनी दी है। नाटो ने यह कहा है कि चीन रूस के साथ युद्ध में एक डिसाइसिव प्लेयर के तौर पर भूमिका निभा रहा है। वो रूस के इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को, मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को सपोर्ट कर रहा है, डुअल यूज टेक्नोलॉजी दे रहा है, जिससे इस युद्ध में रूस को काफी मदद मिल रही है। साथ ही साथ नाटो का कहना है कि एक परमानेंट मेंबर यूएनएससी के होने के बावजूद चीन का यह रवैया खतरनाक है। और वैसी स्थिति में देखिए, रूस, चीन, ईरान, बेलारूस, इन सब और नॉर्थ कोरिया, इनका बनता हुआ अलायंस जहां नाटो के लिए खतरनाक है, वहीं चीन एक सातिराना चाल चल रहा है। वो रूस को आगे बढ़ रहा है ताकि रूस और नाटो की जंग हो और फिर चीन की बादशाहत बन सके। बिल्कुल। और देखिए, इस बीच एक और अहम खबर आ रही है। चेचेनिया में यूक्रेन का बारूदी अटैक हुआ है। यूक्रेन के ड्रोन अटैक का वीडियो अब TV9 भारतवर्ष आपको दिखाने जा रहा है। हमले की तारीख अभी स्पष्ट नहीं है। यूक्रेन के ड्रोन अटैक का वीडियो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये रहा वो वीडियो। हमला कब हुआ ये फिलहाल क्लियर नहीं है, तारीख स्पष्ट नहीं है, लेकिन चेचेनिया में यूक्रेन ने इस बारूदी हमले को अंजाम दिया है। नतीजा क्या हुआ इस हमले का आपके सामने।
एक बड़ी खबर है, कीव पर रूसी हमले से जुड़ा जिस तरीके से वीडियो सामने आया है, वहीं कैस्पियन सागर से गुजरता हुआ क्रूज मिसाइल दिखा है और 8 जुलाई के हमले का ये वीडियो होने का दावा किया जा रहा है। तस्वीर भी आपके सामने, क्योंकि 8 जुलाई को कीव पर जिस तरीके से बैक टू बैक 40 मिसाइल बरसाई गई थी, माना यही जा रहा है कि ये उसी हमले का वीडियो है। और देखिए, इस बीच यूक्रेनी आर्मी का बहुत बड़ा दावा सामने आया। खार्किव के उत्तरी हिस्से पर कब्जे का किया गया है दावा। नॉर्थ हिस्से पर खार्किव के पूरी तरह से कब्जे का दावा यूक्रेन की आर्मी की तरफ से किया गया है। अब यूक्रेनी आर्मी का ये दावा खार्किव के लिए, और खार्किव के पास यूक्रेन ने जिस तरीके से खेल को पलट दिया है, उसके बारे में फिलहाल इंफॉर्मेशन क्या सामने आ रही है? क्योंकि बड़ी खबर ये सामने आई उस लोकेशन के साथ साथ समीर, कि खार्किव के उत्तर पूर्वी हिस्से पर बढ़त हासिल करने में यूक्रेन कामयाब रहा है। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि वोवचांस्क का वो इलाका हो या स्टारित्सा, साथ ही लिपित्सी में भी अब रुख बदलता जा रहा है। डोमिनेट करने में यूक्रेन कामयाब हो चुका है। साथ ही लिबोक पर भी यूक्रेन का दावा है कि काफी मजबूत स्थिति में वो पहुंच चुका है। समीर जी हां, पहले इन इलाकों पर रूस ने बढ़त का दावा किया था। रूसी फौज यहां पर बढ़त बनाई हुई थी, लेकिन अब बाजी पलटती नजर आ रही है। यहां यूक्रेन की बढ़त से सामरिक मजबूती मिलेगी। निश्चित तौर पर यह खबर यूक्रेन के पक्ष में जाती नजर आ रही है। यूक्रेन के लिए यह बड़ी कामयाबी का सबब है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। और संजय सोय साहब, किस तरह से आप देखते हैं नेटो की ताकत के बलबूते यूक्रेन मैदाने जंग में बहुत मजबूती से डटा हुआ है? इतने साल गुजर जाने के बाद ये तो कहा ही जाएगा, लेकिन अब इसका अंजाम आप आने वाले वक्त में क्या देख रहे हैं? क्योंकि दोनों तरफ के रुख को देखकर यह लग रहा है कि अब आर या पार का वक्त आ गया है। नहीं, देखिए यहाँ पे दो बातें हैं। एक तो बात यह है कि रशिया जो है अपनी इंडस्ट्री के बलबूते पर चल रहा है। उनका अपना, जिसको हम कहते हैं ना, आत्मनिर्भरता है। यही कारण है कि इतना समय होते हुए भी वो लड़ पा रहा है और नए नए वेपन सिस्टम बना रहा है। अभी F-16 के विरोध में Su-35 है, Su-30 है, ये सब सिस्टम्स आगे, उनके नए नए मिसाइल आ रहे हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन डिपेंडेंट है नेटो की सपोर्ट पर, उनके हथियारों के, और उनकी अनलिमिटेड सप्लाई आती जा रही है। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि वो 40 बिलियन यूरोस का प्रॉमिस किया इस साल में देने के हथियार, जो कि बहुत बड़ी रकम है। तो यूक्रेन को लगातार ऑक्सीजन और ब्लड जैसे देते जा रहे हैं कि भैया तुम लड़ते रहो, बाकी जो बर्बादी हो रही होती रहे। लेकिन एक बात है कि कब तक लड़ पाएंगे, और ये जो F-16 आने से, सर, ये सवाल तो खुद यूरोपीय देशों ने भी उठाए थे। सोए सर, जब आप बात कह रहे हैं, अस्थाना सर प्लीज ऐड ऑन करिए इस पर, क्योंकि यहाँ युद्ध का दायरा रूस वर्सेस नेटो ना हो, इसको लेकर भी अलग अलग बयानबाजी सामने आई थी। और ये मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि खुद ज़ेलेंस्की पीस प्लान की लेकर बातचीत करने को यहाँ पर तैयार बताए जा रहे थे। क्या अब आपको लगता है कि कुछ कंडीशंस अगर रूस की तरफ से भी सामने रखी जा रही हैं, उसको देखते हुए भी यूक्रेन को इस वक्त नेटो मदद करने की कोशिश कर रहा है ताकि उन कंडीशंस पर राजी ना हो सके? देखिए, इसको थोड़ा सा बड़े दायरे में देखना पड़ेगा। ये मीटिंग हो रही है अमेरिका में। बाइडेन की मुसीबत है, उसने इलेक्शन जीतना है। हाँ। यूक्रेन की मुसीबत है कि उसको ऐसे ऐसे दावे करने हैं कि नहीं, मेरे अंदर जान है और मैं अभी तसल्ली से लड़ रहा हूं, और मुझे पैसे दो और मुझे हथियार दो। और यही चीज जो है, बाकी ये मैसेज इनको पूरे वर्ल्ड को कन्वे करना है। नाटो को ये मैसेज कन्वे करना है कि नहीं, हम एक साथ हैं, हम अलग अलग नहीं हुए हैं। और जो हंगरी के प्रेसिडेंट बोल रहे हैं कि मैं नहीं लड़ूंगा, चाहे आप जो मर्जी वो करते रहो, ये उस चीज को वो दबाना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो कुछ भी अनाउंस हो रहा है, ये थोड़ा सा बढ़ चढ़ के अनाउंस हो रहा है। नाटो के अंदर आज ये ताकत नहीं है कि वो रूस और चीन का मुकाबला एक साथ कर सके। इतना ना उनके पास में ताकत है और ना उनके पास में इतना साजो सामान है। इसलिए जो थोड़े से अभी अनाउंसमेंट्स हैं, ये थोड़े बढ़ चढ़ के अनाउंसमेंट्स हैं, उसको हमें इस लेवल पर देखना पड़ेगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में, इस चर्चा। जी कंप्लीट कर लें। ये ब्लिंकन बार बार ये बोल रहे हैं कि हम जो दे रहे हैं ये सिर्फ रूस यूक्रेन को अपने आप को डिफेंड करने के लिए है, और ये कैविएट बार बार लगा रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि ये रूस के अंदर लड़ाई जाए। अब इसका क्या मतलब है ये बाद में देखना पड़ेगा, जब ये हथियार F-16 जाएंगे तो बिल्कुल हर चीज को बिल्कुल ये डेवलपमेंट्स बहुत अपने आप में अहम है और यही बहुत जरूरी था कि विश्व युद्ध के इन 3 बड़े संकेतों पर हम बात करें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।